हमने लास्ट टाइम कुछ फॉर्म के बारे में प्रैक्टिसेस पढ़ी थी कि हम मैनुअली फॉर्म हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो मैंने ये कहा था आपको कि जी हम सारे के सारे फॉर्म में जो भी स्टेट्स हैं उनको सबमिट के बटन पे उस स्टेट को गेट करते हैं और फिर हम एक एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं और वो यूजिंग फैच करते हैं। ये जो फैच है ये ब्राउज़र की एपीआई है, इसे आप ब्राउज़र एपीआई कह सकते हैं या यूँ कह लें ब्राउज़र ऑनली एपीआई कह सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जी कि एपीआई तो वो होती है जो रिमोट एंड पॉइंट होता है और हम उस एंड पॉइंट से सर्वर पे हिट करते हैं और वहाँ से हम डाटा गेट करते हैं। तो ये बात अपने जहन में बड़ी क्लियरली बिठा दीजिएगा कि कुछ ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जो ब्राउज़र भी एपीआई के थ्रू एक्सपोज करता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शायद जिक्र किया था, लोकल स्टोरेज है, ये ब्राउज़र एपीआई है, सेट टाइम आउट का फंक्शन है, ये ब्राउज़र एपीआई है, फैच का फंक्शन है, ये ब्राउज़र एपीआई है। तो इनको हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, ब्राउज़र ऑनली एपीआई, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जो एपीआई एंड पॉइंट है ये इसका मतलब है कि रिमोट सर्वर पे कोई डाटा या कोई एप्लीकेशन है, वहाँ से हम डाटा फैच कर रहे हैं। तो ब्राउज़र ऑनली एपीआई हमारी कौन सी है यहाँ पे, फैच, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कल आखिर में इख्तिताम अपनी क्लास का यहाँ किया था कि हम यूज़ करेंगे एपीआई कॉलिंग के लिए। आज के बाद हम यूज़ करेंगे एक्सियोस, और पहले हम थोड़ा सा क्विकली फैच को चेंज करके एक्सियोस पे शिफ्ट कर लेते हैं और फिर हम मूव करेंगे बैक टू दी फॉर्मिक और यप, जो फॉर्म हैंडलिंग का आखिरी तरीका है। तो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एक्सियोस। आप सिंपली इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करें और बेफिक्र हो के कॉन्फिडेंस के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एपीआई कॉलिंग के लिए एक्सियोस यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके ये पढ़ सकते हैं जी कि वाई एक्सियोस इज़ प्रेफर्ड ओवर फैच, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी कुछ इसका दिया गया होगा। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो दैट डजंट मेक सेंस, आई मीन दैट स्टिल वुड बी ओके। मैं यहाँ से एक्सियोस को इंस्टॉल करूँगा। जैसे किसी भी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसकी इंस्टॉलेशन चाहिए होती है। सो आई वॉन्ट किल दैट प्रोसेस, बल्कि नया प्रोसेस क्रिएट करूँगा और उसमें what I'll be doing is कि मैं एक्सियोस को इंस्टॉल करूँगा। सो npm i एक्सियोस, और फिर इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे आपको जैसे हम गेट पुट पोस्ट, यानी हमारे पास जो HTTP की रिक्वेस्ट है ना, कितनी तरह की रिक्वेस्ट हम सर्वर पे करते हैं वो ये हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक हमारे पास रिक्वेस्ट होती है जी गेट रिक्वेस्ट, दूसरी हमारे पास होती है जी पोस्ट रिक्वेस्ट, तीसरी हमारे पास होती है जी, लेट मी मेक इट अ मल्टी लाइन कमेंट, अच्छा, तीसरी हमारे पास होती है जी पुट रिक्वेस्ट, चौथी हमारे पास होती है जी पैच रिक्वेस्ट, सॉरी पैच रिक्वेस्ट, पांचवी हमारे पास होती है जी डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, लेकिन दीज आर द 5 दैट एक्चुअली वी नीड फॉर आवर पर्पस। तो हम इन रिक्वेस्ट को, गेट रिक्वेस्ट का मतलब सर्वर से डाटा गेट करना, पोस्ट का मतलब सर्वर पे डाटा पोस्ट करना, पुट का मतलब एग्जिस्टिंग डाटा जो ऑलरेडी सर्वर पे है उसको अपडेट करना, फुली अपडेट करना, पैच का मतलब उस डाटा को पार्शली अपडेट करना, और डिलीट का मतलब सर्वर से उस डाटा को डिलीट करना। तो ये तमाम काम जब हम फैच से कर रहे होंगे तो हम सर्वर पे पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ मेथड में हम जाके बताएंगे ये पोस्ट है, गेट है, पुट है। लेकिन अगर हम एक्सियोस यूज़ करेंगे तो एक्सियोस के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिंटैक्स है, फ्लेक्सिबल और इजी सिंटैक्स है। वो कैसे, लेट मी डू द सेम थिंग फ्रॉम दी आर यूजिंग एक्सियोस नाउ। सो मैं कहूँगा जी इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और अब ये जो एक्सियोस मैंने इम्पोर्ट किया है इसको इस्तेमाल करके इफ़ आई कमेंट दिस आउट और मैं यहाँ पे सेम काम करूँगा तो मैं एक्सियोस डॉट गेट, जितने भी HTTP के मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन तमाम मेथड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियोस हमें एक फंक्शन देता है या मेथड देता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो HTTP का गेट मेथड है इसके लिए हमें क्या देता है, एक्सियोस डॉट गेट। इसी तरह यानी ये फंक्शन है बिल्ट इन। इसी तरह पोस्ट के लिए क्या देता है, एक्सियोस डॉट पोस्ट। इसी तरह पुट के लिए क्या देता है, एक्सियोस डॉट पुट। इसी तरह पैच के लिए ये फंक्शन देता है पैच, और डिलीट के लिए ये फंक्शन देता है डिलीट। तो जो जो रिक्वेस्ट हमने करनी होगी एक्सियोस के अंदर HTTP मेथड्स जो अवेलेबल हैं उन सब के लिए मेथड्स या फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ राइट हेयर हम
फेच रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखना चाहें तो ये आपको यहाँ पर भी सारी गाइडलाइन इसको देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सियोस डॉट पोस्ट। और ये देखें कि दो पैरामीटर्स लेता है, एक लेता है जी ये URL एंड पॉइंट, और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है ये वो ऑब्जेक्ट या वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम सर्वर पे भेजना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, किस नाम से, प्रोडक्ट के नाम से, तो हमें दो पैरामीटर्स इसमें पास करने। वंस अगेन देख लीजिएगा कि ये भी डॉट देन और डॉट कैच इसके साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ डॉट देन किसके साथ लगता है हमें पहले से पता है, प्रॉमिस के साथ। तो इसका मतलब है कि एक्सियोस भी क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व या प्रॉमिस का रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने दो तरीके पढ़े हैं, एक तो डॉट देन यानी प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स पढ़ा है, और दूसरा क्या पढ़ा है हमने एसिंक अवेट विच इज़ द शुगरी सिंटैक्स ऑफ वर्किंग विद द प्रोमिसेस। तो हम दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आपको ये पता लग गया कि एक्सियोस बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है पोस्ट के लिए, यहाँ पे क्या है एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ भी एक्सियोस डॉट गेट। तो इसका मतलब एक्सियोस जो है वो तमाम के तमाम फंक्शंस हमें, और अगर आप स्टिल सिंटैक्स वही वाला चाहते हैं तो ये वो सिंटैक्स भी प्रोवाइड करता है कि आप एक्सियोस लिखें और इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट पास कर दें और इस ऑब्जेक्ट में वही चीज़ पास कर दें जिस तरह हम ऊपर फेच में पास करते चले आए हैं। बट दैट सीम्स मोर ईजी एंड सिंपलर। तो हम क्या कहेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट में पहला पैरामीटर हमारा क्या होगा, एक एंड पॉइंट, जिस एंड पॉइंट पे हम रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे तो वो एंड पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, यही है। सो आई विल बी गेटिंग दिस। और दूसरा पैरामीटर ये क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा, और इस ऑब्जेक्ट में क्या पास होगा, द डेटा दैट वी विल बी सेंडिंग। अच्छा, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन यूँ होती है, की वैल्यू पेयर में होती है। तो अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की की और उसकी वैल्यू दोनों के नाम सेम हो तो ES6 हमें ये अलाउ करता है कि आप एक ही दफ़ा लिख दें। तो इसका मतलब यानी ये की का नाम भी प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू का नाम भी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ES6 कहता है कि अगर ये यूं है तो आप सिंपली यूं कर दें, तो ये ES6 खुद ही समझ जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी की भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है। गॉट इट। और इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या आ रहा है, वो पूरी की पूरी फॉर्म की बॉडी जो हमने यहाँ पे गेट की हुई है। बस इतना काम करें। अब चाहें तो इसका रिस्पॉन्स लेने के लिए क्या करें, डॉट देन लगा दें, चाहें तो डॉट देन लगाने के बजाय क्या लगा दें, अवेट। अवेट यहाँ अलाउड है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। सो नाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक द सेम RES। तो कल मैं बता चुका था कि ये काम एग्जैक्टली इसी तरह करता है, लेकिन एक्सियोस इज अ रैपर ऑन टॉप ऑफ फेच, या इट्स अ बेटर अल्टरनेट ऑफ यूजिंग द फेच फंक्शन, ठीक है। सो इसको भी मैं मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। आ जाइए एंड लेट्स सी नाउ कि इफ़ इट स्टिल वर्क्स आर नॉट। तो मैं यहाँ पे इफ़ में जाके सिंपली रिस्पॉन्स को लॉक कर देता हूँ टू सी इफ़ वी कैन गेट द रिस्पॉन्स द वे वी वांट और नॉट, या ये स्टिल सेम तरह से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू गो टू दिस पर्टिकुलर साइट, गो टू द ऐड न्यू प्रोडक्ट, और अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्टर भी ओपन कर लें टू सी हाउ डज इट बिहेव, तो लेट्स सी, दिस इज सम टेस्ट, दिस इज सम अगेन टेस्ट, दिस इज सम टेस्ट, और यहाँ पे तो इसका मतलब है ये हमारा लॉग जो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, ये वो वाला लॉग है, और ये जो नीचे है ये हमें रिस्पांस मिला है कहाँ से, सर्वर से रिस्पांस मिला है, और इस सर्वर में स्टेटस क्या आया हुआ है 200। इसका मतलब रिक्वेस्ट क्या है हमारी सक्सेसफुल हो गई है। सर्वर पे ये रिसोर्स क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन इसने सिर्फ क्या दे दिया, हमें आईडी रिटर्न करके दी। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स थे, 20, तो 21वां प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है तो उसको आईडी क्या मिल गई, यूनिक 21 मिल गई है, तो उसने वही हमें क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। गेट इट। सिंपली दिस इज़ वे, या दिस इज़ हाउ, जहाँ जहाँ हमने फेच यूज़ किया वहाँ वहाँ हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्सियोस के साथ। और ये हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, प्रॉबेबली दो जगहों पे। एक जगह हमारा कौन सा कंपोनेंट है, डिटेल का कंपोनेंट उसमें। सो लेट मी गो टू द डिटेल कंपोनेंट, और यहाँ पे भी मैं क्या कह सकता हूँ, AXI एक्सियोस डॉट, ये गेट रिक्वेस्ट है तो इसे मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ गेट कर दूंगा। इट शुड स्टिल वर्क द सेम वे, ठीक है। और दूसरा हमने कहाँ पे किया हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू बी गेट डाटा लोडर, यहाँ पे है, ठीक है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ होम कंपोनेंट, ठीक। सो इफ़ यू गो टू द होम कंपोनेंट, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे,
Axios, ये ऑटो इंपोर्ट कर दिया इसने ऊपर Axios, और Axios ये भी चूंकि गेट रिक्वेस्ट है तो हम क्या कहेंगे डॉट गेट। तो अब देख लें कि ये मोर क्लियरली रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल भी है और इजी भी है। वो फेच के इतने लंबे तरद्दुद से हम बच चुके हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फुल स्टैक में हैं या फ्रंट एंड में? मन स्टैक में। तो पहले कोई क्लास ली है हमारी आज? अच्छा, पहला दिन आज आप, ओके चले। तो ये बात समझ आ गई है जी। हमने सिर्फ जहाँ जहाँ फेच यूज़ किया था उस फेच को, अच्छा पहले चेक कर लें कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस ब्रेक तो नहीं कर रही है हमारी एग्जिस्टिंग बाकी प्रोडक्ट को। तो यस इट इज़ ब्रेकिंग, सो रेस्ट डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अब ये जो रेस्ट डॉट जेसन है ना, ये क्यों करना पड़ा था हमें पार्सिंग के लिए जब हम फेच यूज़ कर रहे थे? तो अब ये सारा कुछ कौन करेगा? हमारी Axios खुद करनी चाहिए इसको। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस जेसन को रिमूव करके चेक करते हैं इफ़ इट वर्क्स और नॉट। ये है हमारा होम कंपोनेंट। सो लेट्स गेट इनटू दिस प्रोडक्ट डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। सो लेट्स सी कि ये हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन करेंगे या कोई भी। तो लेट मी डू दिस, कॉपी दिस और लॉग इट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करें। सो ये रिस्पॉन्स हमें मिलेगा कंसोल पे। एंड नाउ इफ वी गो अहेड, तो मुझे एरर समझ आ गया। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसको एक्सपेंड करूँगा कि नाउ अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स एक अरे नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा नाम की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसके अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक, तो हमें सिंपली क्या करना है, रेस्ट डॉट डेटा करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिस्पॉन्स है इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक किस नाम से प्रॉपर्टी है, रेस्ट डॉट डेटा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो आई शुड गेट दैट इन बैक। तो सिंपल, अगर कोई चीज़ ब्रेक हो तो मेक श्योर कि आप उसको लॉग करके प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब इसका मतलब है यहाँ एरर आया था, तो जब मैं क्लिक करके डिटेल पेज पे जाऊँगा तो वहाँ भी एरर आएगा, क्योंकि एक चेंज वहाँ भी की है ना, वहाँ से भी मैंने फेच को किस में कन्वर्ट किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ भी एरर आना चाहिए। सो डिटेल में भी एरर आ रहा है। तो अब अगर डिटेल में एरर आ रहा है तो वंस अगेन वी हैव टू गो टू दिस, और अच्छा हुआ ये एरर आया कि हमें एटलीस्ट ऑन द गो एरर की डिबगिंग करने का भी पता लग गया कि कहाँ कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, कैसे चेक करनी है। सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट मी गो टू द डिटेल कंपोनेंट, और अगर इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो व्हाट आई हैव टू डू इज़, मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, जेसन कर रहा हूँ। और अब मुझे पता लग गया है, कंसोल लॉग करके दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि ये भी आपको क्या दे रहा होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा की एक प्रॉपर्टी दे रहा होगा रिस्पॉन्स के अंदर। सो डॉट डेटा। सो दिस इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट वे थ्रू विच Axios एक्चुअली वर्क। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस, ये दोनों चीज़ों की वर्किंग पता होनी चाहिए। यू नेवर नो कि किस एप्लीकेशन में आपको फेच यूज़ हुआ हुआ मिले और किस एप्लीकेशन में आपको Axios यूज़ हुआ हुआ मिले। बट Axios मोर प्रेफरेबल है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। तो आई बिलीव कि अगर आप Axios को समझ जाएंगे तो आपको फेच पे शायद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ एवरीथिंग वर्क्स। हमारा न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होना भी काम कर रहा है, हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लिस्ट भी शो हो रही है, और हमारा एक इंडिविजुअल सिंगल प्रोडक्ट बाय आईडी वो भी शो हो रहा है। एवरीथिंग वर्क्स। नाउ वी आर गुड टू गो with the next topic, that is form handling through Formic and Yup. Yup is different. Yup is used for form validation. फॉर्म हैंडलिंग और चीज़ है और फॉर्म वैलिडेशन और चीज़ है। फॉर्म हैंडलिंग का मतलब ये है कि फॉर्म के जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उनमें जो आने वाला डाटा है उसको ग्रैब करना, कैसे ग्रैब करेंगे और कैसे स्टेट में सेव करके उसे सबमिट तक पहुंचाएंगे, ये है फॉर्म हैंडलिंग। और फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ये है कि जो अभी तक हमने नहीं की, अगर हमें मैनुअल फॉर्म वैलिडेशन करनी पड़े तो हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या करेंगे? मैं जस्ट एक हिंट दे देता हूँ। अगर आपको खुद कहीं मैनुअल करनी पड़े तो हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं सबमिट के बटन के क्लिक पे ये चाहता हूँ कि ये चेक करे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी एम्प्टी तो नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक सादा सा तरीका ये है, बहुत सारे तरीके हैं। मैनुअल का मतलब क्या है? जैसे आपको दिल करता है, वो मेरी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, आपकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। एक सादा सा तरीका ये है कि यूज़र कोई भी फील्ड खाली ना छोड़े। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये काइंड ऑफ वैलिडेशन है। तो मैं क्या कहूँगा, इफ प्रोडक्ट डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग
तो फिर क्या करेगा, सेट एरर। अब सेट एरर हमारे पास है ही नहीं कोई स्टेट लोकल, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सेट एरर की स्टेट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी हमें करना पड़ेगा जी लेट, और दैट इज काइंड ऑफ यूज स्टेट। अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना लंबा काम बन जाएगा, एरर हैंडलिंग मैनुअली, और फिर भी एरर हैंडलिंग हमारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई एस्पेक्ट रह जाएगा। सेट एरर्स, तो चूंकि ये एक ही स्टेट, एक तो तरीका ये है कि अगर आपके पास 4 फील्ड्स हैं तो हर फील्ड के एरर को ट्रैक करने के लिए क्या करें, अलग से स्टेट बना लें, जैसे हमने पहले फॉर्म के डाटा को हैंडल करने के लिए स्टेट बनाई थी। दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर सारे एरर्स को एक ही ऑब्जेक्ट में रखना चाहते हैं तो क्या कर लें, एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज रख लें, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं मैनुअली एरर हैंडल करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे इसमें भी ये कहता, और इसमें टाइटल एरर, इसको क्या कह देता, डिस्क्रिप्शन एरर, इसको क्या कह देता, प्राइस एरर, इसको क्या कह देता, इमेज एरर, इसको क्या कह देता, कैटेगरी एरर। और फिर यहाँ चेक करता है कि अगर प्रोडक्ट डॉट टाइटल एम्प्टी है तो सेट एरर में जाके क्या करो, सेट एरर में जाके पहले सारा का सारा एरर का ऑब्जेक्ट इसी तरह करो, और ये सिर्फ किस पर्टिकुलर फील्ड के एरर को डिटेक्ट करेगा, टाइटल के, तो टाइटल के एरर को जाके एम्प्टी स्ट्रिंग के बजाय क्या कर दो, प्लीज प्रोवाइड दी टाइटल। और फिर ये जो एरर का टाइटल है, सॉरी ये एरर टाइटल नहीं है बल्कि क्या है, टाइटल एरर है, ये नाम दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। सो ग्रैब दिस वन इन हेयर, और फिर ये एरर शो कहाँ करवाना है, यूआई में जाके यहाँ पे शो करवा दे। एरर एक ऑब्जेक्ट है और डॉट टाइटल एरर उसकी एक प्रॉपर्टी है, और चूंकि ये जाहिर है एरर है तो इसको आप क्या कहेंगे, स्टाइल रेड कलर का दे दें ताकि एरर शुड बी शोन इन द रेड कलर। और इनलाइन स्टाइल आपको पता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ कलर इज गोइंग टू बी द रेड कलर। इतना लंबा काम है, अभी एक हैंडल, एक फील्ड का एक एरर हैंडल हुआ है। अब इस एक टाइटल की फील्ड पे कितनी तरह की वैलिडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग आए, नंबर ना आ सके, यानी पहला एरर तो ये है जी कि ये क्या हो, ब्लैंक ना हो। दूसरा रूल क्या लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग हो, नंबर ना हो। तीसरा रूल क्या लगा सकते हैं, टाइटल की मिनिमम लेंथ 5 कैरेक्टर से कम ना हो। चौथा क्या लगा सकते हैं, बला बला बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी मैंने सिर्फ एक एरर हैंडल किया है, कौन सा, कि ब्लैंक ना हो, तो इतना तरद्दुद करना पड़ा है। तो आप अज्यूम करेंगे अगर मुझे इतने सारे एरर इकट्ठे हैंडल करने पड़ेंगे तो ये तो सारा कोड मैसअप हो जाएगा, भर जाएगा सिर्फ एरर हैंडलिंग से ही। दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम विद फॉर्म हैंडलिंग, मैनुअल फॉर्म हैंडलिंग और फॉर्म वैलिडेशन। तो कल तक जो किया था मैंने वो क्या था, सिर्फ फॉर्म डाटा हैंडलिंग था। आज जिस इसके ऊपर ये अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या है, फॉर्म वैलिडेशन है। और फिर वैलिडेशन कितने तरह की है, अच्छा फिर अभी ये जो वैलिडेशन लगा रहा हूँ ये तब काम करेगी जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। व्हाट इफ कि मैं रियल टाइम वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ कि जो ही यूजर टाइप करे कि अगर डाटा इनवैलिड हो तो उसी टाइपिंग के वक्त उसको बता दे यार ये डाटा इनवैलिड है, या एटलीस्ट ब्लर पे जो ही पहली फील्ड पे डाटा एंटर करके उससे ब्लर हो, सबमिट पे क्लिक ना करे तो वो ऊपर वाली फील्ड को एरर शो कर दे यार दिस इज गोइंग टू बी एन एरर। तो यानी इतने सारे केसेस को अगर हमें हैंडल करना हो मैनुअली तो दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज हेडेक। तो इसलिए वही स्टेटमेंट जो मैं बार बार कह रहा होता हूँ, डोंट री इन्वेंट द व्हील, ठीक है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। तो हम जरा उस व्हील को छोड़ के अपने काम पे फोकस करते हैं। तो बाय द वे दिस इज द वे ऑफ मैनुअल काइंड ऑफ स्टफ। तो अब हम क्या करेंगे, यही काम करने के लिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं फॉर्मिक पढ़ाने लगा हूँ, तो फॉर्मिक से भी पहले क्या बताऊंगा, मैनुअल फॉर्म हैंडल कैसे करते हैं हम, और फिर फॉर्म हैंडलिंग के बाद हम फॉर्म पे वैलिडेशन, फॉर्म की फील्ड्स पे वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। सो लेट मी रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस फॉर्म दैट वी डिड टिल नाउ, कि हम इस सारे तरीके को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से कंफ्यूज तो नहीं होंगे, अगर बल्कि आई बिलीव कि मुझे ये रिकॉर्डिंग ऑफ करके ये वीडियो सेपरेट और फिर फॉर्मिक फॉर्म वैलिडेशन की वीडियो कंप्लीट सेपरेट बनानी चाहिए, ताकि वो एक पूरा नया टॉपिक एक अलग से वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। ओके, नहीं है तो मैं सारे को रिमूव कर रहा हूँ, फिर वीडियो को एंड कर रहा हूँ और नई रिकॉर्डिंग के साथ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट मी रिमूव एवरीथिंग इन हेयर।
ऑन चेंज यहाँ से भी हटा दें, ऑन चेंज यहाँ से भी हटा दें, और ऑन चेंज यहाँ से भी हटा दें। और क्या हटाना है हमें? ऑब्वियसली जब ये नहीं रहा तो फिर सबमिट भी हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो वापस ले आएंगे। सबमिट नहीं रहा तो ऑब्वियसली ये हैंडल सबमिट भी नहीं रहेगा, लोकल स्टेट भी नहीं रहेगी, और ये प्रोडक्ट्स की लोकल स्टेट भी नहीं रहेगी। सो दिस इज़ द फाइनल स्टार्टर फॉर्म जहाँ पे कुछ भी रिएक्ट का इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि मैनुअल फॉर्म हैंडल करने में कितना हेडेक है, यही बात आपको समझानी थी। अब हम इस हेडेक को ओवरकम करेंगे और आप देखिएगा कितना नीट एंड क्लीन और सिंपल सोल्यूशन होगा और कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होगा। सो आई एम एंडिंग दिस रिकॉर्डिंग हेयर। ये भी